गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो कल की क्लास थी हमारी उसके अंदर हमने पढ़ा था एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है रजस्राव चक्र है, उस रजस्राव चक्र के कुछ हार्मोनल रेगुलेशंस अपन ने देखे थे। ठीक है, तो अपन ने क्या स्टार्ट किया था? अपन ने स्टार्ट किया था रजस्राव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी रजस्राव चक्र। ठीक है, फिर अपन ने इसमें देखा था कि जो साइकिल होती है वो 28 डेज की होती है। ठीक है, अपन ने ये भी देखा था साइकिल कैसी होती है, 28 डेज की होती है। फिर अपन ने पढ़ा था मीनोपॉज यानी रजोदर्शन और एक होता है रजोनवर्ती। ठीक है, रजोदर्शन यानी मिनार्क यानी पहली बार जब रजस्राव चक्र देखा जाता है उसको अपन बोलते हैं रजोदर्शन यानी मिनार्क। ठीक है, और मीनोपोज जिसको अपन बोलते हैं रजोनिवर्ती, कल मैंने रजोनि समापन लिखवा दिया था उसे, उसको चेंज कर लेना आप, उसको बोलते हैं अपन रजोनवर्ती। ठीक है, यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है आफ्टर 50 ईयर्स, यानी 45 to 50 ईयर्स के बाद में स्टॉप हो जाती है परमानेंटली। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रजोनवर्ती यानी मीनोपोज। ठीक है, कुछ हार्मोनल रेगुलेशंस अपन ने देखे थे यहाँ पर। तो अपन ने सबसे पहले यहाँ पे देखा था कि जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस जो है वो GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। किस पर? अग्रपाली पर, पीयूष ग्रंथि का अग्रपाली जिसका नाम क्या होता है, एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस दो प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है, एक तो करता है LH और एक करता है FSH। LH जो है वो किस पे काम करेगा? थीका इंटरना पर काम करेगा, और FSH काम करेगा ग्रैनुलोसा सेल के अंदर। ठीक है, थीका इंटरना है वो एंड्रोजन हार्मोन बनाएगी। क्या बनाएगी? एंड्रोजन हार्मोन बनाएगी। और ग्रैनुलोसा के पास में क्या होगा? ग्रैनुलोसा सेल के पास में होगा आपके एक्रोमेटेज एंजाइम। एक्रोमेटेज एंजाइम जो है इस एंड्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा? एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर अपन ने देखा था एस्ट्रोजन के बारे में। एस्ट्रोजन सबसे पहले तो क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है उनको मेंटेन करेगा, यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को क्या करके रखता है? मेंटेन करके रखता है। साथ में ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस का निर्माण करता है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस का निर्माण करेगा। ठीक है, साथ में ये क्या करता है, जब एस्ट्रोजन जो होगा जब हाई लेवल पर होगा तो LH को क्या देगा? वो पॉजिटिव फीडबैक देगा, तो LH भी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। कि जब जब एस्ट्रोजन हाई होगा तब तब LH भी क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज अगर अपन बात करें LH की, तो LH क्या करता है? मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा। ठीक है, साथ में LH क्या करता है? अंडोत्सर्ग की क्रिया में भी मदद करता है। अंडोत्सर्ग की क्रिया में भी क्या होगा? ये मदद करेगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम की। कॉर्पस जो ल्यूटियम है वो 4 प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, पहला प्रकार है प्रोजेस्टेरोन, दूसरा प्रकार है एस्ट्रोजन, तीसरा प्रकार है आपके रिलैक्सिन और चौथा प्रकार है इनिबिन। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। ठीक है, दूसरा फॉलिकल भी डेवलप नहीं करने देता है। एस्ट्रोजन जो है वो एंडोमेट्रियम को ग्लैंडुलर बनाता है। रिलैक्सिन हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है ड्यूरिंग पार्टुरेशन यानी प्रसव के टाइम। और इनिबिन हार्मोन जो है FSH के स्तर को क्या कर देता है? गिरा देता है। ठीक है, ये सारी चीज अपन ने पढ़ ली थी कल। अब आपके NCERT के अंदर एक बहुत ही अच्छा डायग्राम वहां दे रखा है, उसको अपन ड्रॉ करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है वो डायग्राम। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है।
ये मैंने आपको बोला भी था कि आप क्लास में जब आओ नेक्स्ट क्लास में तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आना, क्योंकि अब आने वाला जो टॉपिक है वो ऑफ कॉन्सेप्ट है, वो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ और एक डायग्राम अपन ड्रॉ कर रहे हैं विच आर प्रेजेंट इन द एनसीईआरटी बुक, जो एनसीईआरटी के अंदर आपको दे रखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 4 डब्बे बनाने हैं। एक एक चीज को अपन यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने बना लिया है, एक ड्रॉ कर रहा हूँ एक लाइन को। ठीक है, और यहाँ पे कितने डेज की होती है, 28 डेज की होती है साइकिल। ठीक है, और ये उसका हो गया सेंटर, अपन बोल सकते हैं ये हो गया 14। ठीक है, ये हो गया आपका 3, 5, 7, 9, 11 और ये हो गया आपके 13वां दिन। इस यहाँ पे इसको 10, इसको 11 और इसको 13वां दिन अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपके 17, फिर हो गया 19 के बाद हो गया आपके 21, 23, 25, 26, 27 और 28। ठीक है, कितने दिन की साइकिल हुई, 28 दिन की साइकिल आपके हो चुकी है। ठीक है, अब अपन को 1, 2, 3 और 4 डब्बे यहाँ पर बनाने हैं। तो एक डब्बा तो अपन ने बना दिया है, ये वाला 1 डब्बा, दो, 3 और 4। ठीक है, 4 डब्बे अपन ने बना दिए और ये अपन ने ले लिया सेंटर 14वें दिन वाला। समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो है अपन लिख देते हैं, ये तो हो गया डेज। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एंडोमेट्रियम। ये वाली जो इवेंट है, ये वाला जो डब्बा है वो किसका है, एंडोमेट्रियम का है ना, एंड्रोमेट्रियम। ठीक है, और एंड्रोमेट्रियम कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एंड्रोमेट्रियम उपस्थित होती है गर्भाशय में। तो यहां पर होगी गर्भाशयी क्रियाएं, गर्भाशयी घटनाएं आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, दूसरी अगर अपन बात करेंगे तो ये यहाँ पे अपन बात करेंगे ओवरी से निकलने वाले हॉर्मोन्स। ठीक है, कि ओवरी से कौन कौन से हॉर्मोन्स निकलते हैं। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे अंडाशयी हार्मोन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंडाशयी हार्मोन। ठीक है, यहां पर बनेंगे अंडाशयी पूटक, यहाँ पे क्या बनेंगे, अंडाशयी पूटक बनेंगे, और यहां पर पीयूष ग्रंथि वाले हार्मोन। यहां पे अपन बात कर रहे हैं पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपन एक तो लेंगे गर्भाशय, कि गर्भाशय के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती है, और एक अपन लेंगे यहाँ पे अंडाशय, कि अंडाशय में कौन कौन सी घटनाएं होती है। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें अपन यहाँ पर पढ़ेंगे कि अंडाशय में कौन कौन सी घटनाएं हो रही है और गर्भाशय के अंदर कौन कौन सी घटनाएं हो रही है। ओके, बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझना है। ठीक है, अब देखो क्या होता है यहाँ पर। सबसे पहले जो गर्भाशय के अंदर अपन पढ़ते हैं, भाई गर्भाशय के अंदर ये पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम जो है, ये एंडोमेट्रियम जो है वो कहाँ पर होता है, गर्भाशय के अंदर होता है। एंडोमेट्रियम क्या होता है, गर्भाशय की अंत्य भित्ति होती है, जिसको अपन बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम भित्ति। ठीक है, गर्भाशय की अंत्य भित्ति क्या कहलाएगी, एंड्रोमेट्रियम भित्ति कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से 5 दिन की अगर अपन बात करें, गर्भाशय की बात कर रहे हैं बेटा, 1 से 5 दिन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो एंडोमेट्रियम वॉल की वजह से क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस
चक्र को, यानी 1 से 5 दिन का जो फेज होता है इसको अपन बोलते हैं रक्त स्त्रावन अवस्था। इसको कौन सी अवस्था बोलेंगे? रक्त स्त्रावन अवस्था। ये कौन सी अवस्था है आपकी? रक्त स्त्रावन अवस्था है। समझ में आ गया? तो रक्त स्त्रावन अवस्था के अंदर, रक्त स्त्रावन अवस्था के अंदर ये एंडोमेट्रियम जो वॉल है वो क्या हो रही है? टूट रही है। देखो ये एंडोमेट्रियम वॉल क्या हो रही है? टूट रही है, ब्रेक हो रही है। यहां पे ये मैं लिख देता हूं, ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक क्यों होती है? क्यों होती है बताओ? कि जब प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो एंडोमेट्रियम वॉल भी क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहां पर अपन हो गई ये ब्रेक, अपन ने रक्तस्राव अवस्था पढ़ ली है, ब्रेक हो चुकी है। अब अपन अंडाशय पूटक अवस्था की बात करें तो अंडाशय पूटक अवस्था के अंदर सबसे पहले क्या होगा? प्राइमरी oocyte, ठीक है, फिर क्या होगा? सेकेंडरी oocyte, ठीक है, फिर क्या होगा? टर्शरी oocyte, ठीक है, और फिर क्या होगा? ग्राफियन पुटिका। ये मैंने आपको करवाया था। ओके, सबसे पहले क्या करवाया था? प्राइमरी oocyte करवाया था, सेकेंडरी oocyte बना प्राइमरी oocyte से, इससे बना ग्राफियन टर्शरी oocyte, और टर्शरी oocyte से क्या बन जाएगा? ग्राफियन पुटिका बन जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल किसके पास होती है? तो सबसे ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल होती है ग्राफियन पुटिका के पास। और सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन का हार्मोन का स्त्रावन कौन करेगा? तो सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावन करेगा ग्राफियन पुटिका। और एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का काम होता है कि जो एंडोमेट्रियम झड़ चुकी है उसको वापस से बनाना। तो यहां पर धीरे 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 एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो अपन यहां पर देखो एस्ट्रोजन का लेवल, ये एस्ट्रोजन है, ठीक है, ये देखो इसका धीरे 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 एस्ट्रोजन लेवल क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और जैसे ही ग्राफियन पुटिका है तो यहां पर एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। एस्ट्रोजन क्या करता है? इसको एंडोमेट्रियम को वापस से बनाता है। तो ये देखो वापस से झिल्ली जो है वो बनने लग गई है। देखो बन रही है या नहीं बन रही है? एंडोमेट्रियम वापस से बन रही है, देखो। ठीक है, क्योंकि एंडोमेट्रियम का बनाएगा कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, तो यहां पर ग्राफियन पुटिका है, ग्राफियन पुटिका सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन स्त्रावित करती है, तो यहां पर मैंने एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा दिया है। ठीक है, तो यहां पर एंडोमेट्रियम वॉल भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहां तक समझ में आ गया है आप सभी को? ठीक है, ओके। प्रोजेस्टेरोन की अगर बाद में बात करेंगे तो ये कौन सी अवस्था होती है? रक्तस्रावन अवस्था। और यहां पर एंडोमेट्रियम बढ़ रहा है ना, बन रहा है एंडोमेट्रियम, तो इस अवस्था को अपन बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, यानी प्रचुरोद्भवन अवस्था। तो 5 से लेकर और जो ये क्या बोलते हैं 14 डेज तक की होती है या 13 डेज तक की होती है, इसको अपन बोलते हैं प्रचुरोद्भवन अवस्था। कहां पर चल रही है प्रचुरोद्भवन अवस्था? गर्भाशय में ही चल रही है बालकों। कहां पे चल रही है? गर्भाशय में चल रही है। तो पहले वापस से देखो इसको, 1 से 5 दिन की अवस्था जो होती है वो होती है रक्तस्राव अवस्था, यानी यहां पर रक्त बहेगा। रक्त कब बहेगा? जब एंडोमेट्रियम की जो भित्ति है वो टूटेगी। ठीक है, रक्त कब बहेगा? जब एंडोमेट्रियम भित्ति टूटेगी। क्लियर? फिर धीरे धीरे सेकेंडरी oocyte बना, टर्शरी oocyte बना और ग्राफियन पुटिका बना। तो धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा। और एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? एंडोमेट्रियम वॉल को वापस से बनाना। ठीक है, तो ये एंडोमेट्रियम वॉल को वापस से बना रही है। तो यहां पर एंडोमेट्रियम वॉल का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। तो यह अवस्था कहलाती है प्रचुरोद्भवन अवस्था। क्या कहलाएगी? प्रचुरोद्भवन अवस्था। अब ये ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक है, तो यहां पर अब देखो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन की अगर अपन बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल तो डाउन ही रहेगा। अब देखो जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ रहा है ना,
जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ रहा है तो एस्ट्रोजन क्या करता है, मैंने आपको बताया था एस्ट्रोजन क्या करता है, LH को पॉजिटिव फीडबैक देता है, LH को पॉजिटिव फीडबैक देगा। यानी जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ेगा LH भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ रहा है LH भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये देखो LH भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, LH भी देखो बढ़ रहा है। और ग्राफियन पुटिका में सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन, तो ग्राफियन पुटिका के पास ही सबसे ज्यादा क्या होगा, LH। तो ये हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन। ये वाला हार्मोन कौन सा है, LH। क्योंकि जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ रहा है वैसे वैसे LH भी बढ़ेगा। ठीक है, और ग्राफियन पुटिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, FSH। तो ये देखो ये FSH भी यहां पर बढ़ गया है, जो ग्राफियन पुटिका बनी ना। ठीक है, तो ये हार्मोन कौन सा है, FSH। ठीक है, तो FSH का काम तो ग्राफियन पुटिका बनाना है। येलो साहब ये तो हो गया फिनिश। क्लियर, यहां तक समझ में आया। वापस से देखो 1 से 5 तक की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, रक्त स्त्राव अवस्था है। कौन सी अवस्था है, रक्त स्त्राव अवस्था। ठीक है, और उसके बाद एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, रक्त निकलता है। क्यों होती है एंडोमेट्रियम ब्रेक, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन वहां पर क्या होता है, कम होता है। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ही क्या करता है, बना के रखता है, प्रोजेस्टेरोन है ही नहीं यहाँ पर। क्लियर। उसके बाद अपन बात करते हैं प्रचुरोद भवन अवस्था की। तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ेगा, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल्स बन रहे हैं ना, तो जैसे जैसे ग्राफियन फॉलिकल्स बनेंगे वैसे वैसे एस्ट्रोजन भी बनता जाएगा। और एस्ट्रोजन सबसे ज्यादा कहाँ होगा, जहां पर ग्राफियन पुटिका बनेगी। ग्राफियन पुटिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन है, FSH। ठीक है, जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ेगा वैसे वैसे LH भी बढ़ेगा। जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ेगा वैसे वैसे LH भी बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो 1 से लेकर और 13 दिन तक क्या चल रहा है, ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण चल रहा है। कहां पर, अंडाशय में। तो यहां से और यहां 13 दिन तक की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था हो जाती है, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज को अपन बोलते हैं पुटकी अवस्था। फॉलिकुलर फेज को क्या बोलेंगे, पुटिकीय अवस्था। अब देखो यहां पर ग्राफियन पुटिका होगी रप्चर। LH क्या करता है, LH का काम क्या होता है, LH का काम होता है अंडोत्सर्ग करवाना। क्या काम होगा, अंडोत्सर्ग करवाना। तो LH यहां पर सर्वाधिक है 14वें दिन क्या है, LH सर्वाधिक है। तो क्या हो जाएगा, अंडाशय में अंडोत्सर्ग होगा और यहां से सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा। क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया। तो ये प्रक्रिया कहलाती है अंडोत्सर्ग। और अंडोत्सर्ग कौन से दिन होता है, 14वें दिन होता है। और कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। ठीक है, उसके बाद जो बनने वाली संरचना है वो है कॉर्पस हीमोरेजिकम। जो बची हुई संरचना है वो क्या है, कॉर्पस हीमोरेजिकम। कॉर्पस हीमोरेजिकम से क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम से क्या बनेगा, कॉर्पस एल्बिकेंस। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, यहां तक बन गया। अब उसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम यहां पर बन गया है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम वापस इधर देखो, कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाता है, PERI, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनेबिन। और एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, इसको ग्लैंडुलर करता है एंडोमेट्रियम को। तो यहां पर एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, ग्लैंडुलर। ये एंडोमेट्रियम कैसी है, ग्लैंडुलर। देखो बनी हुई है ना, और ये 28 दिन तक आने के बाद देखो धीरे धीरे टूटने लगती है। तो यहां पर एंडोमेट्रियम कैसी हो गई, ग्लैंडुलर हो गई मेरे बच्चों। कैसी हो गई, ग्लैंडुलर। और कौन कर रहा है वो, कार्पस ल्यूटियम। तो यहां पर देखो ग्राफियन पुटिका तो खत्म हो गई। ठीक है, और ये एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे हो गया डाउन। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम वापस एस्ट्रोजन स्त्रावित करेगा नहीं करेगा।
ठीक है, वापस से क्या करेगा, एस्ट्रोजन स्रावित करेगा। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम, यहां तक जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो डाउन ही रहेगा। जैसे कॉर्पस ल्यूटियम आएगा प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन, और ये LH आपका। ठीक है, तो ये अंडोत्सर्ग अवस्था हो गई, ये ग्लैंडुलर अवस्था है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, सिक्रेटरी फेज। ठीक है, ये अवस्था कौन सी हो जाती है आपके, सिक्रेटरी फेज होती है, यानी पच्छ अंडोत्सर्ग अवस्था। इसको अपन स्त्रावण अवस्था भी कह सकते हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, स्त्रावण अवस्था भी कह सकते हैं। और यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ना अंडाशय में, तो इसको अपन ल्यूटियल अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब देखो वापस से समझो इसको बहुत अच्छे से, वापस से समझाते हैं। देखो गर्भाशय में 3 अवस्थाएं हो रही है, पहली रक्त स्त्रावन अवस्था, दूसरी प्रचुरोद्भवन अवस्था, और तीसरी स्त्रावन अवस्था, सिक्रेटरी फेज अपन इसको बोल सकते हैं, या पच्छ अंडोत्सर्ग अवस्था भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, और अंडाशय में देखो क्या चल रहा है, अंडाशय में चल रहा है पुटिकीय अवस्था, अंडोत्सर्ग और ल्यूटियल फेज। ठीक है, ये तीनों अवस्थाओं को अपन वापस से पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन गर्भाशय की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रक्त स्त्रावन अवस्था की। ठीक है, रक्त स्त्रावन अवस्था के अंदर क्या होगा साहब, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगी। रक्त स्त्रावन अवस्था के अंदर क्या होगा, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगी। क्यों होगी एंडोमेट्रियम ब्रेक, एंडोमेट्रियम को बना के कौन रखता है, प्रोजेस्टेरोन। देखो प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन है यहाँ पे। ठीक है, फिर दूसरी अवस्था है प्रचुरोद्भवन अवस्था। प्रचुरोद्भवन अवस्था के अंदर क्या होगा, एंडोमेट्रियम का निर्माण होगा, और एंडोमेट्रियम का निर्माण कौन करेगा, एंडोमेट्रियम का निर्माण करेगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कहाँ से बनेगा, ग्रेनुलोसा सेल से बनेगा, थीका इंटरना से। तो यहाँ पर फॉलिकल्स बने और ये ग्राफियन पुट्टिका बन गई। ग्राफियन पुट्टिका जो है सबसे ज़्यादा ग्रेनुलोसा सेल्स रखती है और एस्ट्रोजन बनाएगी। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल हाई, एस्ट्रोजन का लेवल हाई, तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम भी बनने लग गया। ठीक है, अब एंडोमेट्रियम कैसे हो जाएगी, ग्लैंडुलर हो जाएगी, यानी पच्छ अंडोत्सर्ग अवस्था। तो यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम बना। कार्पस ल्यूटियम भी क्या करता है, एस्ट्रोजन का निर्माण करता है, और एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को ग्लैंडुलर करता है। ये ग्लैंडुलर हो गई, समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अंडाशय की। ओके, अंडाशय की बात करें तो अंडाशय के अंदर सबसे पहले होती है पुटिकीय अवस्था। ठीक है, तो ये देखो प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्शरी फॉलिकल बना, ग्राफियन पुट्टिका बनी। तो इन पुटिकीय अवस्था को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा, FSH। तो देखो FSH का लेवल बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, और ये ग्राफियन पुट्टिका बढ़ गई। ठीक है, बढ़ गया, ग्राफियन पुट्टिका बन गई, और ग्राफियन पुट्टिका बनने के बाद में हो गया क्लोज। फिर अवस्था है अंडोत्सर्ग अवस्था। ठीक है, तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ेगा वैसे वैसे LH भी तो बढ़ेगा। तो जैसे LH बढ़ रहा है ना, तो LH बढ़ गया यहाँ पर, और LH क्या करता है, ग्राफियन पुट्टिका को रप्चर कर देता है, फाड़ देता है, जिससे अंडोत्सर्ग हो जाता है और सेकेंडरी साइड बाहर आ जाता है। बाकी बचा कुछ भाग कहलाएगा कॉर्पस हिमोरेजिकम, फिर कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, पेरी प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और हिमिनिमिन का स्त्रावन करेगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है यहाँ पे, इसलिए अवस्था क्या हो जाएगी, ल्यूटियल अवस्था हो जाएगी। ठीक है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम बदल जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस में, और वापस से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल हो जाएगा डाउन, और वापस से ये टूटने लगेगी, और वापस से क्या स्टार्ट हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया है आप सभी को, बहुत इजी सा है बच्चा, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले रक्त स्त्रावन अवस्था है। 2 जगह चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, कहाँ चलती है, 2 जगह, एक चलती है गर्भाशय में, एक चलती है अंडाशय में। ये पूरी प्रक्रिया चल रही है आपके गर्भाशय में, ठीक है, और ये पूरी प्रक्रिया चल रही है आपके अंडाशय में। ओके, तो देखो सबसे पहले बन रहा है ग्राफियन पुट्टिका, तो ये हो गई पुटिकीय अवस्था। फिर यहाँ हुआ अंडोत्सर्ग, तो ये हो गई अंडोत्सर्ग अवस्था।
यहां पर बना कार्पस ल्यूटियम, तो ये हो गई ल्यूटियल अवस्था। ठीक है, ओके। पुटी की अवस्था को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है FSH। अंडोत्सर्ग को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है LH। LH देखो सर्वाधिक है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अंडोत्सर्ग करवाता है वो। और ल्यूटियल अवस्था को कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है। रक्तस्रावन अवस्था के अंदर एंडोमेट्रियम टूटती है। एंडोमेट्रियम टूटती कब है? जब प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन है, ठीक है, गर्भाशय की बात करें। प्रचुरोद भवन अवस्था के अंदर वापस से एंडोमेट्रियम बनती है, तो एंडोमेट्रियम बनाएगा कौन? एस्ट्रोजन। तो जैसे जैसे ग्रेफिन पुटिका बनेगी वैसे वैसे एस्ट्रोजन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। और फिर स्त्रावन अवस्था, ये कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन स्त्रावित करता है जो उसको ग्लैंडुलर बनाता है। तो ये देखो ग्लैंडुलर बन रहा है, तो एस्ट्रोजन वापस से बढ़ जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? तो चारों हार्मोन्स आपको मैंने बता दिए हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH और LH। ठीक है। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन का काम होगा मेंटेन करना, किसको? एंडोमेट्रियम को। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो गया, देखो देखो यहाँ से डाउन हो रहा है ना प्रोजेस्टेरोन, तो ये एंडोमेट्रियम भी वापस से ब्रेक होने लग गई। देखो, समझ में आ गया? अब ये तो आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया है हमने, ठीक है। अब इसको अपन थ्योरेटिकल और समझा देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा और भी अच्छे से। ठीक है। ये डायग्राम बना लो फटाफट से, फिर इसको थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। फटाफट बनाओ। ओके। अब अपन इसको एक एक करके थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना। आपका ये वाला पेज आप अपनी कॉपी में खोल के रखो, और जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आप अपनी नोटबुक वगैरह सब बंद कर दो एक बार के लिए। बस ये पेज खोल के रखो जहाँ पे मैंने पढ़ाया है, जहाँ ये डायग्राम आपने बना लिया वो पेज खोल के रखो आप। और फिर जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसको देखो, कॉपी पेंसिल अभी आप रख दो साइड में, पहले समझ लो, उसके बाद उतारना इसको। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ओके। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 चरणों में कंप्लीट होता है। अपन यहां पर लिख देते हैं, 3 चरण लिख देते हैं अपन। सबसे पहले लिखेंगे पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था। ठीक है। फिर लिखेंगे अपन अंडोत्सर्ग अवस्था। ठीक है। और फिर अपन लिखेंगे अपन पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था। ठीक है। यहां तक कर रहे हैं अपन, हाँ, 3 अवस्थाओं के अंदर पढ़ेंगे। फिर अपन इधर डाल देते हैं अंडाशय, कि अंडाशय में कौन कौन सी क्रियाएं होती है, और इधर डाल देते हैं अपन गर्भाशय। ठीक है। अंडोत्सर्ग अवस्था कहां पर होगी? अंडाशय में ही होगी। ठीक है। और पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था अंडाशय में भी होगी और गर्भाशय में भी होगी। ओके। यहां तक अपन पढ़ रहे हैं। ओके। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पूर्व अंडोत्सर्ग। ठीक है। अंडोत्सर्ग का मतलब ये हो गया कि अंडे का अंडाशय से बाहर निकलने से पहले की जो भी क्रियाएं हैं वो सब अपन आती है पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहली जो आती है इसके अंदर अंडाशय में, वो चलती है पुटिकी अवस्था। पुटिकी अवस्था, ठीक है, जो चलती है 1 से 13 दिन तक। 1 से 13 दिन तक चलती है पुटिकी अवस्था। गर्भाशय में 2 अवस्थाएं चलती है। गर्भाशय के अंदर 2 अवस्था चलेगी। एक तो चलेगी रक्त स्त्रावण अवस्था, एक तो चलेगी रक्त स्त्रावण अवस्था, वो चलती है 1 से 5 दिन। दोनों के अंदर अलग अलग चल रही है, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है। और दूसरी जो अवस्था चलती है वो होती है प्रोलिफरेटिव फेज, यानी प्रचुरोद भवन अवस्था।
वो चलती है 6 से 13 दिन तक। ठीक है, तो देखो पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था की अपन बात कर रहे हैं, पहले इसकी बात कर रहे हैं अपन पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था की। तो पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था के अंदर गर्भाशय में क्या, अंडाशय में क्या क्या हो रहा है और गर्भाशय में क्या क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अंडाशय की। ठीक है, अंडाशय में कौन सी अवस्था चल रही है? पूटी की अवस्था चल रही है। ठीक है, तो अंडाशय में क्या होता है? FSH हार्मोन रिलीज होगा, किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। जब ये हार्मोन रिलीज होगा तो प्राइमरी oocyte से क्या बनेंगे? ग्रैफियन पुटिका बन जाएगी। ठीक है, जब FSH पूटी की अवस्था के अंदर देखो क्या हो रहा है, पूटी की अवस्था के अंदर FSH हार्मोन रिलीज हो रहा है पीयूष ग्रंथि के द्वारा, और यहाँ पर प्राइमरी oocyte से क्या बन रहे हैं? ग्रैफियन पुटिका। आपके जो डायग्राम मैंने अभी पहले बनाया था वो डायग्राम आपकी कॉपी के अंदर खोलो और उसके अंदर देखो जो अंडाशयी क्रियाएं हैं, अंडाशयी क्रियाएं नहीं पुटिकी क्रियाएं हैं, उसके अंदर प्राइमरी oocyte से ग्रैफियन पुटिका बन रही है और FSH बढ़ रहा है। ठीक है, ग्रैफियन पुटिका जो है इसके पास सबसे ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल है, तो इसके पास एस्ट्रोजन का लेवल भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कि ग्रैफियन पुटिका के पास सबसे ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल है तो इसका एस्ट्रोजन लेवल भी बढ़ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, फिर अपन बात करते हैं रक्त स्त्रावण अवस्था की। ठीक है, जो चलती है 1 से 5 दिन तक चलती है। रक्त स्त्रावण अवस्था की बात कर रहे हैं जो 1 से 5 दिन तक चलती है। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर एंडोमेट्रियम टूट जाती है। एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है? यहां पर टूट जाती है। ठीक है, और क्या स्त्रावित होने लग जाता है? रक्त स्त्रावित होने लग जाता है। एंडोमेट्रियम टूटेगी और रक्त स्त्रावित होगा। कम से कम 20 ml ब्लड डेली, 20 ml ब्लड डेली रिलीज होता है। और पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो लगभग 40 से 80 ml ब्लड डेली रिलीज होगा। ठीक है, तो रक्त स्त्रावण अवस्था में क्या होगा? एंडोमेट्रियम टूटेगी, एंडोमेट्रियम के टूटने की वजह से रक्त स्त्रावित होगा, रक्त का स्त्राव होगा। ठीक है, और 20 ml डेली रिलीज होगा रक्त, या फिर आप बोल सकते हो 40 से 80 ml डेली रिलीज होगा। सॉरी, 40 से 80 ml डेली नहीं बोलेंगे, 40 से 80 ml पर साइकिल। एक साइकिल में 40 से 80 ml ब्लड रिलीज होता है पूरे मंथ में। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, फिर अपन बात करते हैं प्रचुरोद भवन अवस्था की। देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है? एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है तो एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? एस्ट्रोजन जो है, जो एंडोमेट्रियम टूटेगी उसको वापस से बनाएगा। ठीक है, तो प्रचुरोद भवन अवस्था के अंदर क्या होता है? एंडोमेट्रियम का निर्माण होता है, और एंडोमेट्रियम का निर्माण करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? कौन सा है? एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कहां से मिला? ग्रैफियन पुटिका से। तो यह है आपके पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था। तो इसको देखो, पुटी की अवस्था है, पुटी की अवस्था में FSH रिलीज हुआ, प्राइमरी oocyte से ग्रैफियन पुटिका बना लिया, एस्ट्रोजन रिलीज हो गया। यह एस्ट्रोजन रिलीज हो गया यहाँ पे, है ना, 1 से 13 दिन के अंदर रिलीज हो रहा है। रक्त स्त्राव अवस्था के अंदर एंडोमेट्रियम टूटी, एंडोमेट्रियम टूटी तो रक्त स्त्राव हुआ, रक्त स्त्राव हुआ तो कितना रक्त हो रहा है? 20 ml पर डे या फिर 40 से 80 ml पर साइकिल। ठीक है, प्रचुरोद भवन अवस्था में इस एंडोमेट्रियम को वापस से बनाना पड़ेगा। तो एंडोमेट्रियम को वापस से बनाने वाला हार्मोन कौन सा? एस्ट्रोजन। कहां से आया? यहां से। समझ में आ गया? तो ये जो है वो है पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था। समझ में आ गया? अब देखो जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे LH भी तो बढ़ेगा।
जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ रहा है वैसे वैसे LH भी तो बढ़ेगा, और LH क्या करता है, अंडोत्सर्ग करवाता है। तो यहां पर एस्ट्रोजन क्या करेगा, ये 14वें दिन होती है भैया ये प्रक्रिया, ठीक है। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो ये पॉजिटिव फीडबैक देता है LH को। LH क्या करेगा, LH सर्ज करेगा, यानी अधिकतम मात्रा के अंदर स्थापित होगा, जिससे ग्राफियन पुटिका फट जाएगी और वहां से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाएगा और पहुंच जाएगा कहां पर, एम्पुला में। और एम्पुला में किसका वेट करेगा, एम्पुला में वेट करेगा ये फर्टिलाइजेशन का, यानी स्पर्म का वेट करेगा, फर्टिलाइज होने का वेट करेगा। तो 14वें दिन LH सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 14वें दिन क्या होगा, LH सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको, क्लियर। तो अंडोत्सर्ग अवस्था भी समझ में आ गया। अंडोत्सर्ग अवस्था कहाँ होती है, अंडाशय के अंदर होती है। एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा तो LH भी बढ़ेगा। LH क्या करेगा, ग्राफियन पुटिका फट जाएगी, LH सर्ज होगा, ग्राफियन पुटिका फट जाएगी, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा और एम्पुला बन जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज की। तो यहाँ पर अंडाशय और गर्भाशय दोनों की बात कर रहे हैं भैया अपन, अंडाशय में क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही है और गर्भाशय में क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही है, ठीक है। तो देखो अपन बात करते हैं अंडाशय की, सॉरी सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन गर्भाशय की, ठीक है। तो गर्भाशय के अंदर जैसे अंडाशय, पहले उसका नाम लिख लेते हैं अपन, कौन कौन सी अवस्था होती है। अंडाशय में तो होती है ल्यूटियल अवस्था, और गर्भाशय के अंदर होगी स्त्रावण अवस्था, सिक्रेटरी अवस्था। ठीक है, देखो ल्यूटियल अवस्था के अंदर क्या होगा, जैसे ही ये फटा ना, ग्राफियन पुटिका फटी, वैसे ही क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। और कॉर्पस ल्यूटियम कितने दिन तक रहता है, 14 दिन तक रहता है भैया। कब, जब प्रेगनेंसी नहीं हो, जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये 14 दिन तक रहता है, और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये प्रसव तक चलता रहता है, ठीक है। इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि। इसको बोलेंगे अपन अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या हो गया, ल्यूटियल अवस्था में क्या बना, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। कॉर्पस ल्यूटियम अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो 4 प्रकार के हार्मोन का स्त्रावन करता है, वो भी अपन पढ़ते हैं। गर्भाशय के अंदर क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस ल्यूटियम किसका स्त्रावन करेगा, एस्ट्रोजन का स्त्रावन करेगा। और एस्ट्रोजन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को ग्लैंडुलर बनाता है, ग्रंथिल बनाता है। एंडोमेट्रियम को ग्रंथिल बनाएगा, ठीक है। तो ये एस्ट्रोजन का काम क्या होगा कि एंडोमेट्रियम को क्या करेगा, ग्रंथिल बनाएगा। समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम की, ओके। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करता है, LH। LH क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम 2 प्रकार के हार्मोन बनाएगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन तो क्या कर देगा, इसको ग्लैंडुलर कर देगा, और प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन जो है मेंटेन करके रखेगा एंडोमेट्रियम को। ये तो एंडोमेट्रियम को ग्रंथिल बनाएगा, और प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को बना के रखेगा, मेंटेन करके रखेगा प्रेगनेंसी तक, ठीक है। अब यहां पर 2 कंडीशन हो जाती है, यहां पर 2 कंडीशन क्या हो जाती है कि फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक हो जाती है
फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कि यहां पर दो कंडीशन आ जाएगी कि फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। या सेकेंडरी ओसाइट एम्पुला में पहुंच चुका है बच्चों। ठीक है, अब अपन को ये बताना है कि यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब क्या होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तब क्या होगा। तो अपन बात करते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो रहा है तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मिलकर क्या करेंगे, नेगेटिव फीडबैक देंगे LH को। LH हो जाएगा कम, LH कम तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट होगी तो क्या बनेगा, कॉर्पस एल्बिकेंस, और कॉर्पस एल्बिकेंस प्रोजेस्टेरोन नहीं बनाएगा, नो प्रोजेस्टेरोन। और अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगी तो एंडोमेट्रियम वापस से टूट जाएगी। तो एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, वापस से टूट जाएगी और वापस से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगी, रक्तस्राव चक्र स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करके रखेगा, LH मेंटेन करके रखता है। कॉर्पस ल्यूटियम दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करेगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन तो ग्रंथिल करके रखेगा ताकि उसको पोषण वगैरह मिलता रहे। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को बनाए रखेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मिलकर नेगेटिव फीडबैक देंगे LH को। LH को हो गया कम, तो जो ये मेंटेन कर रहा था कॉर्पस ल्यूटियम को, अब मेंटेन होगा क्या, नहीं होगा। कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस में। कॉर्पस एल्बिकेंस प्रोजेस्टेरोन का निर्माण नहीं करता है, तो प्रोजेस्टेरोन का निर्माण नहीं होगा तो क्या एंडोमेट्रियम मेंटेन होगी, नहीं। तो एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, जिसकी वजह से वापस से रक्त आना स्टार्ट हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन हो गई तो क्या हो जाएगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी, फीमेल क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। प्रेगनेंसी होने के बाद बनेगा ब्लास्टूला। प्रेगनेंसी होने के बाद क्या बनता है, ब्लास्टूला बनता है। अब ब्लास्टूला क्या होता है, अभी आप नाम ध्यान रखो कि ब्लास्टूला होता है। जब अपन फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे ना तब उसमें देखेंगे कि ब्लास्टूला क्या होता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी हो जाएगी तो ब्लास्टूला बन जाएगा, और ब्लास्टूला एक हार्मोन का स्त्रावन करेगा और उस हार्मोन का नाम है HCG, और इस HCG का नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इसका नाम क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और ये किसकी तरह कार्य करता है, ये बिल्कुल LH की तरह कार्य करता है, LH की तरह कार्य करेगा। ठीक है, और LH की तरह कार्य करेगा तो ये किसको मेंटेन करके रखेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखेगा। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है किसका स्त्रावन करता रहेगा, प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावन करता रहेगा। और प्रेगनेंसी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। कब तक, 9 महीने तक। समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेग्नेंट हो जाएगी फीमेल, फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो ब्लास्टूला बनेगा। ब्लास्टूला HCG हार्मोन का स्त्रावन करता है तो वो LH की तरह कार्य करेगा, और LH जो है मेंटेन करके रखता है कॉर्पस ल्यूटियम को। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन के बाद मेंटेन कौन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को,
HCG, ध्यान रखना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करेगा? HCG, ठीक है। और उससे पहले मेंटेन कौन करके रखेगा? LH, ठीक है। तो यहाँ पर LH की तरह कार्य करता है, मेंटेन करता है। कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यूसली प्रोजेस्टेरोन बनाता रहेगा, और जब तक प्रोजेस्टेरोन बना हुआ है तब तक एंडोमेट्रियम मेंटेन है, रक्तस्राव चक्र नहीं आएगा। कब तक? 9 महीने तक। 9 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहेगी। यहाँ तक समझ में आ गया है आप सभी को? तो ये है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें, पढ़ने के बाद इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप ग्रुप के अंदर जो है मैसेज छोड़ दें सर को, वो हमें बता देंगे कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, हम इसको वापस से रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा पैनिक मत होना, आप बहुत अच्छे से पढ़ो, इसको बहुत अच्छे से उतारो और उसके बाद वापस समझा देंगे हम आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच।